हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने जीओआईटी के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन अ लैंग्वेज। बेसिकली बात करिए, जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में जो हमारे पेजेस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम वेब पेजेस बोलते हैं। जो वेब पेजेस होते हैं उनको कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे सर हमारा सी ऑप्शन राइट बन जाएगा। होता क्या है बेटा, जब हम कोई भी वेब पेज डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं सर? हम HTML पढ़ते हैं। और HTML क्या होती है? बेसिकली हमारे पास एक सर मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि HTML किस टाइप की लैंग्वेज है? सर ये हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। और क्या पूछा जाता है इसके अलावा? HTML की फुल फॉर्म पूछ लिया है तो ये पता है हमें, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं इसके रिगार्डिंग, जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। अब देखो होता क्या है, बेसिकली जो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज होती है ना, इससे हम करते क्या है? अगर मैं पूछ लूं, अगर जो आपकी HTML है, जो मार्कअप लैंग्वेज है, कि ये क्या काम करती है, तो आप बताएंगे सर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? ये बेसिकली यूज की जाती है, यूज्ड टू क्रिएट। बेटा क्या आप क्रिएट करेंगे? बताएंगे सर ये हम क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं सर? डिजाइन करते हैं। क्रिएट प्लस डिजाइन, किस चीज को डिजाइन करते हैं सर? हमारे जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे? डॉक्यूमेंट बोल लो, चाहे आप एक पेज बोल लो। ओके, तो जो डिजाइन करते हैं डॉक्यूमेंट या फिर उनको हम क्रिएट करते हैं, कहाँ पे क्रिएट करते हैं? बेसिकली ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। HTML हम क्यों यूज करते हैं लैंग्वेज? मान लेते हैं मुझे अपना एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है, मतलब डॉक्यूमेंट इन द सेंस मुझे अपना एक कोई पेज क्रिएट करना है, जिस पेज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेब पेज बोलते हैं। तो मुझे एक अपना वेब पेज क्रिएट करना है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। उसके लिए मुझे कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी? मुझे एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है HTML लैंग्वेज की। ओके, तो ये चीज एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। अब देखो HTML, चलो आपने HTML से आपने क्या बना लिया? बेसिकली हमने क्या कर लिया HTML से? एक मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया। तो देखो जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा, ओके, तो उसको मुझे कहीं ना कहीं तो चलाना होगा। मतलब मैंने क्या किया? एक कोड कर दिया। सपोज कर लेते हैं आप आगे एक कोड, आपने क्या किया? आपने बोला कि आपने एक अपना HTML का कोड बना दिया। क्योंकि HTML हम क्या यूज करते हैं? टैग्स का यूज करते हैं, मतलब मार्कअप्स का यूज करते हैं। तो वही आ गया, मान लेते हैं HTML का टैग है का, ये आ गया बॉडी। इसके अंदर आपने लिख दिया, मान लेते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर आपने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पेज, ऐसे करके आपने लिख दिया। सपोज कर लेते हैं। और आपने लास्ट में क्या किया? पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, और लास्ट में बॉडी को भी क्लोज कर दिया, और लास्ट में आपने HTML को क्लोज कर दिया। अब देखो जो नॉर्मल बच्चा है, जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी होती हैं, वो बोलते हैं सर हमें ये समझ नहीं आया। बेसिकली होता है ये हमारा सारा का सारा क्या बन गया? ये बन गया आपके पास HTML का कोड। HTML का क्या बन गया? कोड बन गया। और इसी को आप क्या बोलते हो? ये आपका क्या बन गया? एक वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक डॉक्यूमेंट बन गया। किसका डॉक्यूमेंट बन गया? डॉक्यूमेंट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो ये तो आपने चलो बना लिया। अब मैंने क्या बोला, अगर ये तो आपने बनाया है, पर आपको इसको देखना है। आप क्या चाहते हो? जब आप अपना वेब ब्राउजर ऑन करो तो आपको क्या दिखे? आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखे। क्या लिखा हुआ दिखे? जो आपने लिखा है। आपने क्या लिखा है यहाँ पे? दिस इज माई फर्स्ट पेज। तो आपके यहाँ पे क्या आएगा लिखा हुआ? दिस इज माई फर्स्ट पेज। आपको लास्ट में क्या चाहिए? ये आपने बना दिया, ये कोड आपने बना दिया, पर आपको लास्ट में क्या चाहिए? आपको लास्ट में जब आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे या फिर अपना जो डॉक्यूमेंट है इसको ओपन करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट ओपन होने के क्या बाद क्या दिखेगा? आपको बेसिकली ये दिखेगा, है ना? तो ये बेसिकली आपकी क्या आउटपुट है। तो जो आपके इनपुट है उसको जो आउटपुट में कन्वर्ट करता है या फिर उसको समझ के आपको दिखाता है, वो कौन दिखाता है? तो बीच में कौन सा लिंक आ गया? बीच में आ गया आपका वेब ब्राउजर। तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में? एक क्वेश्चन एग्जाम में ये ट्रिकी पूछा गया था रिसेंटली किसी एग्जाम में। वहां पूछा गया था कि जो हमारे पास वेब ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर क्या काम करते हैं? तो वेब ब्राउजर सर हमारे काम करते हैं किसी भी HTML पेज को रेंडर करने का। HTML पेज की जो रेंडरिंग होती है, रेंडरिंग के बच्चे समझते नहीं है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने कोड लिखा है, जो आपने कोड लिखा है उस कोड को समझना, ठीक है, उसको क्या करना? अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना? उसको वेब पेज पे आपको दिखाना, ठीक है, वेब पेज पर आपको क्या करना? उसका प्रीव्यू देना।
ओके, तो ये चीज किसकी होती है बेसिकली, ये कौन करता है, ये सर हमारा वेब ब्राउजर करता है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, जो भी HTML लैंग्वेज में आपने कोड लिखा होगा उसको रेंडर करता है, मतलब जो आपने कोड होगा उसको अंडरस्टैंड करता है, और आपके वेब पेज पे वो कैसे दिखेगा वो आपको वहां पे दिखाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, हमने एक कोड लिखा यहाँ पे हमने कोड लिखा, ये कोड हमने मान लेते हैं गूगल क्रोम में मैंने इसको कोड को ओपन कर दिया। तो जैसे मैंने गूगल क्रोम में इसको खोला तो मेरे पास गूगल क्रोम में क्या आउटपुट आई, ये वाली लिखी हुई आउटपुट आई। ठीक है, बाकी इसने कोड मुझे कुछ नहीं दिखाया, मुझे इसने बस ये दिखाया कि आपने क्या चीज मेन लिखी है यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट पेज, जो मैंने कहाँ लिखी थी, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखी थी। ओके, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो आप क्या बोलेंगे, सर आपने इसको कहाँ लिखा था बेसिकली, मैं तरह से कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपने इसको कहाँ लिखा था, आपने इसको यहाँ लिखा था, दिस इज माई फर्स्ट पेज। तो यही चीज क्या हुई यहाँ पे ब्राउजर पे आपको दिख गई। ओके, तो ये चीज होती है रेंडरिंग करने का। तो रेंडरिंग करने का काम कौन करता है, सर हमारा वेब ब्राउजर वो काम करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो आपने ये सारी चीजें समझनी होती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था जो एग्जाम में पूछा गया था, रेंडरिंग कौन करता है किसी भी HTML पेज को। ओके, तो वो करता है आपका वेब ब्राउजर। ये आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी देखो और क्या क्या चीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इसी के रिगार्डिंग, अगर हम इसी को थोड़ा और इलेबोरेट कर ले तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास एक तरीके से होता है HTML लैंग्वेज, उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें हम टैग्स का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो टैग्स यूज किए पूछे जाते हैं, एक तो ए टैग पूछा जाता है। ये कौन सा टैग होता है, बेसिकली ये हमारा एंकर टैग होता है। ठीक है, एंकर टैग सर काम क्या करता है, बेसिकली जब आपको लिंक्स बनाने होते हैं ना, लिंक का मतलब क्या होता है, आप एक पेज को क्या करते हो, किसी भी एक पेज को अगर आप दूसरे पेज से, मान लेते हैं कोई सेकंड पेज है, उसके साथ आप क्या करते हो, उसको ज्वाइन करते हो। ठीक है, ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आप किसकी सहायता लेते हो, आप एक एंकर टैग की सहायता लेते हो, है ना। अब एंकर टैग का ये तो आ गया टैग, ठीक है, ये मेरा आ गया टैग। अब टैग के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, या फिर की बोल सकते हैं हम, कुछ उसकी अपनी वैल्यूज होती हैं। तो एक एट्रीब्यूट काफी पूछा जाता है एंकर टैग का, वो होता है href। href क्या है, बेसिकली एक आपके पास एट्रीब्यूट है। सर ये एट्रीब्यूट क्या काम करता है, बेटा ये एट्रीब्यूट वो होता है, इस एट्रीब्यूट के अंदर आपका एक्चुअल में लिंक लिखा गया होता है। अब इसका मतलब क्या है सर, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे। देखो होता है क्या है, सपोज कर लेते हैं कि मैंने एक अपना एक वेब पेज बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक लिंक डाल दिया, href इज इक्वल टू, यहाँ पे मान देते हैं ये मेरा आ गया सेकंड पेज। ठीक है, सेकंड डॉट HTML, ये ऐसे करके मैंने एक वेब पेज अपना बनाया। ओके, और यहाँ पे ले दिया, यहाँ पे कर दिया मेरा सेकंड पेज, और इसको मैंने लास्ट में कर दिया क्लोज। ओके, ये मेरा पूरा का पूरा क्या हुआ, जो मेरा एक टैग था वो क्रिएट हो गया। होता क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग टैग है, और इसको जब हम बंद करते हैं तो उसको हम ऐसे करके बंद करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, और ये हमारा बन जाता है एंडिंग टैग। ठीक है, इसके बीच में अगर हम कोई चीज लिखते हैं वो हमें ब्राउजर के ऊपर दिखती है, वो हमें यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर दिखती है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेकंड लिखा, तो ब्राउजर पे यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, और सेकंड के नीचे क्या आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा, या फिर एक अंडरलाइन आ जाएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक कौन सी लिंक आ जाता है, ब्लू कलर की एक लिंक आ जाता है, या फिर ब्लू कलर अंडरलाइन होकर यहाँ पे दिखता है। इसका मतलब क्या है कि इसके इस टेक्स्ट में क्या है, एक लिंक छुपा हुआ है, और वो लिंक कौन सा है, वो लिंक हमारा सेकंड डॉट HTML है। ओके, इसका मतलब क्या है, सपोज कर लेते हैं आपने एक वेब पेज क्रिएट किया, ये आ गया आपका फर्स्ट पेज, सपोज कर लेते हैं आपका फर्स्ट पेज आ गया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट लिख दिया सेकंड पेज। ठीक है, जो यहाँ ऊपर लिखा है वहां वही लिख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया आपने सेकंड पेज, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला तो आपने लिखा है ना सेकंड पेज, तो वो सेकंड पेज आपने यहाँ लिखा, सपोज कर लेते हैं आपने वो लिंक यहाँ पे लगाया इस जगह पे, इसी पेज के ऊपर। तो होगा क्या, जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा सर, वो एक नए पेज के ऊपर चला जाएगा, और वो पेज कौन सा होगा, उसका सेकंड पेज होगा। तो ऐसे करके क्या होता है, जो हमारा लिंकिंग होती है। अब देखो जो इस पेज के अंदर किस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको जाना था, उस डॉक्यूमेंट का रास्ता आपने कौन से एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है, आपने href के अंदर लिखा है। इसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंसिंग। तो हाइपर रेफरेंसिंग से क्या हुआ, बेसिकली जब इसने क्लिक किया तो ब्राउजर ने सबसे पहले देखा कि आपके href के अंदर कौन सी वैल्यू है, या फिर कौन सा रास्ता है, या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको लेकर चले जाना है। तो वो इसको समझता है और आपको कहाँ लेके चला जाता है, सेकंड पेज के ऊपर ले जाता है। ओके, ऐसे करके क्या होता है, जो आपका पूरा का पूरा ब्राउजर है उस चीज को समझता है, आपकी कोडिंग को,
और कोडिंग के बिहाफ पे आपको किसी पेजेस के ऊपर लेके जाता है, जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हो ना, तो वही सारी चीजें चलती है यहाँ पे। तो ऐसे करके जो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपने नोट करके लिख लेनी है। ठीक है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा HTML है, या फिर जो हमारे पास हम बोल देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, या फिर एक हमारे पास एक आता है URL, इन तीनों के फाउंडर कौन है? इन तीनों के फाउंडर हमारे टिम बर्न्स ली हैं। आपने याद नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिम बर्न्स ली ने किया था, और कब किया था सर? ये 1991 में किया था। और बेसिकली ये काम करते थे उस टाइम पे, एक सर्न इंस्टीट्यूट होता था, वहां पे ये काम करते थे। उस टाइम पे उन्होंने ये सारी की सारी चीजें बनाई थी। मतलब मेन उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो मैं क्या करूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता हूं कि बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में मैं कुछ भी लिखूं, कोड करूं, और वो क्या करे, वो कोड किसी भी पर्सन को दिख जाए, बेसिकली कोई भी पर्सन उसको देख पाए, अगर उसके पास एक वैलिड क्या होगा, URL होगा। मान लेते हैं इसका, इस पेज का नाम क्या है, 1.html। तो मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा पर्सन है, उसके पास भी सेम आपके तरह ब्राउजर है, तो वो ब्राउजर पे लिखेगा 1.html, तो उसको भी वही चीज दिखेगी जो आपको वहां पे दिखेगी। बेसिक ये कंसेप्ट था उनके पीछे का, मेन मोटिव ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इजिली कहीं से भी एक्सेस कर पाए। मेन ये मोटिव था उनका। तो उनके इस मोटिव की वजह से उन्होंने क्या बना दिया, HTML लैंग्वेज बना दी, उसको एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद URL उन्होंने क्रिएट किया कि URL के अंदर आप क्या करेंगे, एक प्रोटोकॉल के अंदर उसका डोमेन लिखेंगे, बाद में उस डोमेन के ऊपर आप जाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें डील करते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री की बात करते हैं, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है। HTML की एक्सटेंशन पूछी जाती है, तो कई बार HTM भी होता है और .html, तो दोनों एक्सटेंशन किसकी होती हैं? HTML की, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। चाहे HTML दिया हो तब भी वो ठीक है, अगर HTML दिया होगा तब भी वो ठीक है। ये दोनों किसकी एक्सटेंशन है? हमारी HTML की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। तो जो कुछ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम कहाँ पे यूज करते हैं? बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन के लिए। तो वो कौन से होते हैं बेसिकली, क्योंकि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स पूछा है, तो ऑब्जेक्ट्स कौन से आ जाते हैं? हमारे आइकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बन जाएगा कि आइकन्स क्या होते हैं? कुछ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी एप्लीकेशन को। जैसे आप यूज करते हैं, मान लेते हैं आप गूगल यूज करते हैं मोबाइल फोन के अंदर, तो आप क्या देखते हो? ऐसे करके गूगल का आइकन होता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा फोन आ गया, सपोज कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हो गूगल का आ गया, यहाँ पे आता है मान लेते हैं व्हाट्सएप का आइकन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया फेसबुक का। जैसे आप फोन करते हो तो फोन का अपना एक डायलर यहाँ पे बना होता है, इसके अलावा यहाँ पे मैसेजेस का एक आइकन अपना बना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारे के सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी ना किसी एप्लीकेशन को बताने का काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वही चीज एग्जाम में पूछी गई थी। तो इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको हम आइकन्स बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। कई बार आइकन का ऐसे करके पूछा होता है कि आइकन क्या होते हैं, तो आप बताएंगे आइकन इज अ स्मॉल स्मॉल पिक्टोग्राफ, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं कि पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? स्मॉल पिक्टोग्राम है, या फिर इमेज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, स्मॉल पिक्टोग्राम और इमेज दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वो दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो अभी अभी आपको क्या कर रहे हैं? कोई एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं अभी आपने इस पे क्लिक किया, तो ये बेसिकली क्या आपके पास गूगल का एक एप्लीकेशन का आइकन आ गया, तो ये एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं आप क्या करते हो, किसी फोल्डर के अंदर जाते हो, मतलब किसी फाइल के अंदर जाते हो, फोल्डर के अंदर जाते हो, तो उसका अपना अलग से एक आइकन होता है, फोल्डर का अपना अलग से एक आइकन होता है। तो एक एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक आइकन आइकन से, किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी आइकन से, किसी फाइल को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी आइकन से, या फिर किसी ना किसी डायरेक्टरी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आइकन, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। जैसे मान लेते हैं जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हम देखते हैं ना एक आइकन आता है माई पीसी करके या फिर माई कंप्यूटर करके, तो जब आपको ये दिखता है तो ये भी क्या है? आइकन ही है। और आइकन क्या दिखा रहा है आपको? जो आपकी मेन डायरेक्टरी है उसके बारे में वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में जितनी सारी चीजें हैं वो वहां पे आपको दिख जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा जैसे होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, फुल फॉर्म में आती है बेसिकली इसकी, WIMP की, है ना। ये एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म। तो W स्टैंड फॉर हमारा विंडोज, याद रखना है आपने। W से हमारा विंडोज आता है, I से हमारा आइकन्स आते हैं, M से हमारे मीनूज आते हैं, और P से हमारे पॉइंटर आते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। बेसिकली होता क्या है
जो हमारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मेन काम क्या होता है उसके बारे में ये कंसेप्ट आता है विम्प करके। तो विम्प की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो विम्प बोलते हैं डब्ल्यू से विंडोज, आई से आइकन, एम से मेन्यूज और पी से पॉइंटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं इससे रिलेटेड। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास GUI वगैरह था सबसे ज्यादा कब यूज हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास सबसे पहला जो कंप्यूटर था एप्पल का, जो फोर्थ जनरेशन में आया था, है ना, फोर्थ जनरेशन में आया था, और इसमें सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया था। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है ना, एप्पल का जो बेसिकली सिस्टम होते हैं। बाकी और क्या पूछा जाता है अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें, हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शन में काफी अच्छी तरीके हैं। ड्राइवर्स, ड्राइवर्स काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आप नोट कर लेना, ड्राइवर्स होते क्या हैं और क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मेरा टॉपिक आ गया कौन सा, ड्राइवर्स का। अब देखो ड्राइवर्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइवर एक्चुअल में होता है क्या, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, ऑपरेट करता है या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोल करता है किसी ना किसी हार्डवेयर को। मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक मतलब एक क्या ले लिया, प्रिंटर ले लिया, सपोज कर लेते हैं उसने एक अपना प्रिंटर लेकर आया, ठीक है, अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो वो उसने कंप्यूटर लगा तो दिया पर वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है ना। तो वो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि प्रिंटर को मुझे कैसे ऑपरेट करना है। तो मुझे उसको समझाने के लिए मुझे क्या उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर मुझे उसमें प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें समझनी होती हैं, रटनी नहीं होती चीजें, ये समझनी होती हैं कि जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है या फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझता है कि जो आपने डिवाइस उसके साथ लगाया है वो कैसे काम, मुझे उससे कैसे काम करवाना है या मुझे उसको कैसे ऑपरेट करना है ना। तो ये काम करते हैं ड्राइवर। अगर आपको नोट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स, क्या करेगा बेसिकली ऑपरेट करेगा, या फिर हम ऑपरेट को की जगह बच्चे कंट्रोल लिख देते हैं तो वो भी ठीक होता है, ऑपरेट और कंट्रोल अ पर्टिकुलर हार्डवेयर, पर्टिकुलर हार्डवेयर है ना, इसको कर लेना पर्टिकुलर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या आ गया, प्रिंटर आ गया, स्कैनर आ गया, या चाहे मान लेते हैं आपने कोई वायरलेस माउस या कुछ ऐसी भी चीज, कोई भी चीज आप ऐड कर रहे हो ना, उन सभी के अपने कुछ ना कुछ क्या होंगे, ड्राइवर्स होंगे। ये आपने याद रखना है। तो ड्राइवर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। बेसिकली हम बोल सकते हैं ड्राइवर क्या काम करता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक, एक्ट एज अ एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, कि एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है किस किस के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो तब भी राइट आंसर क्या आएगा उसका, ड्राइवर्स। क्योंकि देखो मैंने क्या समझाया, ड्राइवर्स क्या काम करते हैं, ट्रांसलेट करने का, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, मतलब एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। वो बताता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हार्डवेयर से काम करवाना है तो उसको कैसे वो इंस्ट्रक्शन देगा, कैसे उसको बोलेगा कि ये काम कर, और उसके बिहाफ पे क्या होगा, वो हार्डवेयर वो वर्क करेगा। तो ये सारी चीजें उतनी काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, है ना, तो ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन कैन। बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, वही पूछा इन्होंने, रन फास्टर कौन है। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली होता है क्या, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो लैन बोलते हैं जिसको हम, ये इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर विद इन लिमिटेड एरिया। मैंने आपको पहले बताया था लिमिटेड एरिया के अंदर क्या करते हैं हम अपना लैंड को इस्टेब्लिश करते हैं। और लिमिटेड एरिया क्या आ गया, मान लेते हैं कि मेरा कोई रेजिडेंस आ गया, मेरा कोई मतलब घर वगैरह आ गया, या मान लेते हैं मेरा कोई ऑफिस आ गया, है ना, इसके अलावा और कौन सा आ गया, मान लेते हैं कोई स्कूल आ गया। तो जितने भी आप इन सब में नेटवर्क देखते हो ना, वो सारा सारा नेटवर्क किस टाइप का आता है सर, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क आता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली जो हमारा लैन होता है, लैन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है नेटवर्किंग में, इसका मेन पर्पस होता है रिसोर्स शेयरिंग करने का। ठीक है, लैन हम यूज क्यों करते हैं, जब हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स को शेयर करना पड़ता है। और हैश मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कॉपी पे, कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड, या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है, इसको लिख लेना आप, कॉमनली शेयर्ड रिसोर्स थ्रू लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली शेयर्ड डिवाइस है या फिर कोई रिसोर्स है, चाहे रिसोर्स बोलो चाहे आप डिवाइस बोल लो, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है सर, हमारा प्रिंटर। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं, है ना। बेसिकली होता है क्या है, मान लेते हैं मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, मान लेते हैं, या फिर 2 या 3 कंप्यूटर सपोज कर लेते हैं। अब मैं ऐसे थोड़ा ना करूंगा, मैं हर एक
कंप्यूटर इसके लिए हर, अब ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होंगे इंटरनेट के साथ। सपोज कर लेते हैं ये सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ना, सपोज कर लेते हैं सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक मेरा प्रिंटर है, और प्रिंटर पे मैंने क्या कर दिया, इसको भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखो एक मेरे पास चीज ये रहती है कि मैं हर एक कंप्यूटर के लिए अपना अलग अलग से प्रिंटर लूँ। एक तो ये कंडीशन आती है, दूसरा मैं क्या करूं, प्रिंटर को क्या कर दूं, अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे अटैच कर दूं और इसको सभी के साथ शेयर कर दूं, इन सभी के साथ शेयर कर दूं कि सभी क्या करें, कमांड दें प्रिंटर पे और प्रिंटर क्या कर दे, उसको प्रिंट करके निकाल दे, है ना। तो देखो सबसे बढ़िया यही रहता है कि हम क्या करते हैं, प्रिंटर को शेयर कर देते हैं सभी जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनके साथ, और वो सारे अपना प्रिंट कमांड देते हैं और लास्ट में प्रिंटर उनको प्रिंट करके निकाल देता है। तो यही चीज पूछी जाती है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कॉमनली शेयर करने वाला जो डिवाइस होता है लैन के थ्रू, वो कौन होता है सर, वो हमारा प्रिंटर होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है काफी बार। इसके अलावा जैसे और कुछ पॉइंट जैसे बनते हैं इसमें, वो आपने नोट करके लिख लेने हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसी की बात करते हैं, लैन की बात कर लेते हैं, तो एक टर्म आती है ईथरनेट की, ठीक है। तो ईथरनेट बेसिकली जो टर्म थी या फिर कब से इसकी शुरुआत हुई, ये 1973 से स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली कौन से पर्सन थे जिनके द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, तो हम बोल सकते हैं एक हमारे पास बॉब करके थे, एक बॉब मेटकैल्फ करके इनका नाम था। इनके द्वारा जो ईथरनेट की टर्म थी वो स्टार्ट हुई थी। और एक बार मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा लैन होता है या फिर ईथरनेट होता है, इसकी जो एक तरीके से IEEE स्टैंडर्ड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लेना है। इसका IEEE पूछा जाता है 802.3। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने ये नोट करके, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स रहते हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो मैं वो चीजें आपको डिस्कस करवाता रहूंगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक चीज और आ गई, ईमेल, है ना। ईमेल में क्या कंसेप्ट पूछा जाता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तो सभी को पता होता है। किसने बनाया था इसको, ये बनाया था रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है। और कब बनाया था सर, ये 1971 में बनाया था। तो ये कुछ दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने याद रखने हैं। बाकी इसमें अगर हम टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं, अब मेरे को रिसेंटली एक एग्जाम में का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे एक तरीके से मोस्ट कॉमन जो होता है ना, यूज किया जाता है, आप एक दो पॉइंट तो नोट कर लेना, मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या चीज सर हम यूज करते हैं, टोपोलॉजी। वो कौन सी है सबसे ज्यादा जो टोपोलॉजी यूज की जाती है, वो कौन सी है, तो आप बताएंगे उस टाइम पे, वो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है कि मोस्ट रिलायबल, कि सबसे ज्यादा रिलायबल कौन होता है, तो मोस्ट रिलायबल कौन होता है, वो हमारी मैच टोपोलॉजी होती है, ठीक है। जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको इनको डिटेल में बता दूंगा, बस आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो आपने इनको नोट कर लेना है कि सबसे ज्यादा रिलायबल अगर टोपोलॉजी पूछेंगे तो मैच टोपोलॉजी आएगी, और अगर बोलेंगे कि सबसे ज्यादा यूज करने वाली या फिर सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, तो वो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपने इनको नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेन एवर यू हैव अ गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड वाइल टाइपिंग ऑन अ पीसी यू हैव टू प्रेस। बेसिकली होता है कैसे, मान लेते मैं सीख रहा हूँ दिस और यहाँ पे मुझे स्पेस देना है, तो स्पेस के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, कौन सी हम एक की यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं स्पेस बार का। तो इजी क्वेश्चन है, तो हम किसका यूज करते हैं सर, हम स्पेस बार का यूज करते हैं, ओके। और स्पेस बार के रिलेटेड पूछा जाए तो हमें पता है हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर में एक टर्म पढ़ते हैं अस्काई, है ना। अस्काई क्या होता है बेसिकली सर, एक हमारा एक कोड का फॉर्मेट होता है ना, एक बेसिकली हम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसको पूरा लिख लेना आप, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। बेसिकली था कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ ले, तो वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि ये पर्सन अगर इंग्लिश में बात करे तो दूसरा हिंदी में अपना बात करे, तो ऐसे करके वो दोनों आपस में बातें ही नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया, स्टैंडर्ड कोड फॉर्मेट बना दिया, जिसकी हेल्प से क्या होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो वो कौन सी थी, वो अस्काई थी, उसका नाम क्या बन गया, अस्काई, ठीक है। तो जब अस्काई सबसे पहले आया था हिस्ट्री में, तो वो 7 बिट का था। उसके बाद इसका एक नया वर्जन भी आया था, अस्काई 8 करके, ठीक है। अस्काई 8 करके भी आया था, उसमें कितने थे, वो 8 बिट का था अस्काई 8, ठीक है। अब 7 और 8 बिट मैंने वैसे आपको पहले भी डिस्कस करवाई है ये सारी चीजें। तो जो अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है वो आपने नोट करना है कि जो आपका स्पेस बार होता है ना, इसका अस्काई कोड कितना होता है,
जो आपका स्पेस बार होता है इसका ASCII कोड 32 होता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने नोट करना है। मैं कल को आपसे पूछ लूँ कि ASCII का क्या बोल ASCII का जो 32 है वो किस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे सर वो स्पेस बार की को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ ना, तो आपका जो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हो, आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हो कि 32 नंबर का जो मैंने एक तरीके से कोड है मैंने उसको यूज किया है, तो कंप्यूटर समझ आता है आप किसका यूज कर रहे हो, आप स्पेस का यूज कर रहे हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो आपने समझनी होती हैं, जो एग्जाम में भी काफी बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे यहाँ पे बाकी आपको वैसे पता ही है, बाकी मैंने आपको समझाया ही था कि कंट्रोल क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें क्या काम करती हैं, है ना। कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं सर, ये हमारी मॉडिफायर्स कीज होती हैं, है ना। फिर बाकी एक बार बैक स्पेस का, चलो बैक स्पेस आ गए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो इसको भी, कि बैक स्पेस का पूछा जाता है, बैक स्पेस और दूसरा आता है डिलीट। इनका पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो देखो बैक स्पेस करता क्या, पहले मैंने दोनों का मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लेते हैं आपने क्या किया, बैक स्पेस यूज किया, आपका कर्सर अभी मान लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप बैक स्पेस यूज करोगे तो आपका ये वाला जो करेक्टर है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं आपका कर्सर है, तो देखो इसने क्या किया, आर को डिलीट कर दिया, है ना, आर को डिलीट कर दिया यहाँ से। तो ये काम करता है बैक स्पेस। तो इसने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड के करेक्टर को डिलीट कर दिया, तो ये करता है डिलीट वन लेफ्ट हैंड साइड, किस चीज को, कैरेक्टर को, ये आपने याद रखना है। एक साइड किसका, लेफ्ट हैंड साइड अपने एक कैरेक्टर को डिलीट कौन करता है, बैक स्पेस की डिलीट करती है। और अगर मैं डेल की बात करूं तो डेल की क्या काम करती है, मान लेते हैं अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, सपोज कर लेते हैं अभी मेरा कर्सर आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे है, सपोज कर लेते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब जैसे मैं डिलीट की या फिर डेल की इसको बोलते हैं, इसको यूज करूंगा, तो इससे होगा क्या, इससे इसके राइट हैंड साइड वाले कैरेक्टर वो डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन डिलीट हो जाएगा सर, हमारा आई था यहाँ पे इंसर्ट का, तो वो यहाँ पे आई डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, डिलीट। ठीक है, इसको आप कर लेना, इसको लिखते हैं हम डिलीट वन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का क्या करता है डिलीट, सर वो हमारा राइट हैंड साइड का कैरेक्टर को डिलीट करता है। तो ये सारी जो टर्म्स होती हैं एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं, तो ये सारी चीजें आपने नोट करके लिख लेनी है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ओके, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मॉडिफायर की बोलते हैं। और स्पेस बार एक तो चलो वो चीज बाकी हमने पूरी पूरी देख ली कि स्काई का 32 कोड होता है। अच्छा हाँ, एक और चीज कि स्पेस बार क्या होती है, सबसे हमारे पास क्या होती है, लॉन्गेस्ट की होती है ये हमारी। ठीक है, लॉन्गेस्ट की ऑफ अ कीबोर्ड, ऑफ अ कीबोर्ड। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, वो भी हमारी स्पेस बार होती है। तो ये सारी बेसिक टर्म्स होती हैं जो काफी बार एग्जाम में ऐसी पूछी जाती हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकेंडरी स्टोरेजेस। देखो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, तो बेसिकली हमें पता है, बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज में हम क्या करते हैं, डाटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं। परमानेंट क्या करते हैं सर, हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, परमानेंट स्टोर ऑफ डाटा, फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट और, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, क्योंकि वो डाटा परमानेंट स्टोर करती हैं, तो उनको पावर रिक्वायरमेंट मतलब कंटिन्यूसली पावर या फिर कांस्टेंट पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मीडिया होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेन टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर द रेट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर करता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट स्टोर करता है, और इसको कंटिन्यूसली पावर की जरूरत नहीं होती है। और परमानेंट हमारी सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, हमारी जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी और हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होगी। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल आते हैं, वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल आते हैं। पर ये कितनी बार एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, परमानेंट बोलते हैं और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इन दोनों को हम सर, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। टेक्निकली बोले तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वही मेमोरी होती है जिनको क्या होता है, जिनको कंटिन्यूसली पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार जैसे आपने कुछ डाटा में एंटर करना है तब आप थोड़ा उसको पावर दो, अदरवाइज क्या होगा, वो डाटा अगर एक बार वहां पे लिखा गया जा चुका है तो वो डाटा वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स रहती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं काफी बार। बाकी जैसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कुछ और देख लें, जैसे हमारे पास एसएसडीज आती हैं, एसएसडी हमारी फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में काफी बार ऐसी पूछी जाती हैं, बताओ हार्ड डिस्क और एसएसडी में सबसे जो एक तरीके से महंगी कौन है और फास्ट कौन है, तो एसएसडी हमारी फास्ट है और एसएसडी महंगी आती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव से, है ना।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो इसमें बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। बाकी की बार एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताओ कि मोस्ट कॉमन, ठीक है, अगर बोल लूँ मैं आपको कि जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक, मैंने यहाँ पे शब्द ऐड कर दिया, मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी है, तो वो आप बताएंगे सर वो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट काफी, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक सेकेंडरी कर दिया, तो आपने बताना है यहाँ पे वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे वो लिखा है सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव अरे नॉन वॉलेटाइल रिटेन डाटा विदाउट पावर, है ना, तो यहाँ पे हमारा वही राइट आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, तो जो हमारे फर्स्ट कंप्यूटर्स थे उनको हमने किस में प्रोग्राम किया था सर, उनको हमने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम किया था। मशीन के अलावा हम इसको क्या बोल देते हैं सर, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हैं। बाइनरी लैंग्वेज के अलावा मैंने आपको क्या बताया, ये हमारी लोएस्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, लोएस्ट लैंग्वेज यहाँ पे केवल लिखा होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारी ये। तो यही चीज थी, तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बन जाता है। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो नियरली अबाउट हमारे हम बोल सकते हैं 1940 से हमारे 1950s के बीच में थे ना, जो हम पढ़ते हैं एनियाक यूनिवैक, है ना, तो ये सारे के सारे, जैसे हमारे पास यूनिवैक काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवैक 1 1951 में ये लॉन्च हुआ था, है ना, 1951 में आया था। इसके अलावा जेपी एक्कर्ट, ठीक है, जेपी एक्कर्ट और एमसी मॉकली करके एक पर्सन थे, ठीक है, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री की टर्म्स आती हैं, कब आया था, किसने बनाया था, ठीक है, और ये किस बेस का था, मतलब जो उसमें एक तरीके से कंपोनेंट यूज किया गया था वो कौन सा था, है ना, तो कौन सा यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब भी इसमें यूज किया गया था, ठीक है। और यूनिवैक 1 क्या था, सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है, हम बोल सकते हैं कमर्शियली जो, मतलब एक तरीके से लोगों के लिए ओपन हो गया था कि लोग इसको खरीद सकते हैं, तो वो यूनिवैक 1 था, है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। और यूनिवैक 1 की फुल फॉर्म पूछ लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपने ये सारी की सारी नोट करके लिख लेनी है ना। तो हाँ ठीक है, बाकी तो असेंबली लैंग्वेज और जैसे स्पैगेटी कोड होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारे असेंबली लैंग्वेज होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये सर हमारी एक लोएस्ट लैंग्वेज ही होती है एक तरीके से, पर हम क्या बोलते हैं, ये ऐसी क्या होती है सर, लो लेवल लैंग्वेज होती है, पर इसमें हम क्या यूज करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज विद निमोनिक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है पर इसमें हम क्या करते हैं, निमोनिक्स का यूज करते हैं। सर निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स जैसे मैंने मुझे मान लो ऐड करना है, तो ऐड का जो निमोनिक्स होगा वो एडीडी होगा, सब का होगा एसयूबी, है ना, वैसे मल्टीप्लाई का होगा एमएयूएल, ऐसे करके निमोनिक्स का हम यूज करते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, जो सबसे पहले हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, बाइनरी, दूसरी आती है हमारे पास असेंबली, फिर लास्ट में हमारी आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज की लैंग्वेज। तो बाइनरी को हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं और मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और असेंबली को हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज प्लस निमोनिक्स का हम यूज करते हैं, कि लो लेवल लैंग्वेज अलोंग विद निमोनिक्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम बाइनरी में कोड करेंगे, तो जब हम बेटा बाइनरी में कोड करेंगे तो वो लैंग्वेज कैसी होगी, 0010 की लैंग्वेज होगी टोटली। और असेंबली में यही चीज हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लिखेंगे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, किन्हीं दो वैल्यू को कुछ करना है। और हाई लेवल लैंग्वेज में तो सीधा हम जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं कि मुझे क्या करना है, ऐड एडिशन करनी है टू वैल्यूज का। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे करके ये मतलब होता है सभी का। बाइनरी में मतलब सबसे बेसिक में चलना है, असेंबली में मुझे थोड़े कुछ और टर्म्स मिल गई शॉर्टकट, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स ऐड कर लिए जिसकी हेल्प से मुझे बाइनरी में लिखना टफ हो रहा था, वो थोड़ा और इजी हो गया, और लास्ट में तो वो और इजी, सबसे ज्यादा इजी हो गया। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे चलती हैं। अब चलो आपने ये सारी चीज सारी देख ली, अब देखो आपको रिक्वायरमेंट क्या बढ़ी, जब आप कहाँ गए, बाइनरी से जब आप असेंबली में गए तो आपने क्या किया, निमोनिक्स का स्टार्ट कर दिया। तब देखो कंप्यूटर क्या समझता है सर, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो होगा क्या, अब सर होगा इनडायरेक्टली ये होगा कि जब मुझे असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना होगा, उसको किस में कन्वर्ट करना है, असेंबली टू बाइनरी या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर अलग से चाहिए होगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, असेंबलर। तो ये चीज ही पूछी जाती है एग्जाम में कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर हमारा कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम चलो हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा हो जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सर्वर। देखो सर्वर कौन सा है जो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है,
तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो सर्वर्स होते हैं वो काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करता है। वर्ड प्रोसेसिंग कौन करता है, जो हमारे पास MS वर्ड है ना, वो कौन सा है, बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक। ठीक है, तो वो काम करता है वर्ड प्रोसेसिंग का। बाकी ईमेल को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ईमेल सर्वर्स होते हैं। ठीक है, जो ईमेल्स के साथ डील करते हैं ईमेल सर्वर्स होते हैं। जो डाटाबेस के साथ डील करते हैं वो डाटाबेस सर्वर्स होते हैं। ठीक है, डाटाबेस सर्वर्स होते हैं। बाकी जो प्रोसेसिंग, जो वेबसाइट को प्रोसेस करते हैं, वेबसाइट को प्रोसेस कौन करेंगे, जो बेसिकली क्या करते हैं, वेबसाइट को होस्ट करते हैं, और एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं ना। जो वेबसाइट को होस्ट करते हैं और क्या करते हैं, आपको एक तरीके से हम बोल सकते हैं, आपको एक एरिया देते हैं अपने कंप्यूटर स्टोरेज में, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अपने वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। तो उसको हम बोल देते हैं वेब होस्टिंग, है ना। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें चलती हैं, बाकी इसमें काफी और पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं। अगर थोड़ा हम और डिटेल में देखते हैं इसको, कि अगर कोई मेल्स वगैरह हैंडल करनी है तो उसके लिए हम ईमेल सर्वर का यूज़ करते हैं। डाटाबेस सर्वर हम जैसे हम बैकअप वगैरह रखते हैं, या फिर इसके अलावा हम अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मूवी पड़ी है और उसको मैंने अपने सर्वर पे डाल दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी मुझे सभी को शेयर करें, जैसे आप इंटरनेट पे मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हो ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, बेसिकली वो एक डाटाबेस सर्वर का एग्जाम्पल है। आप क्या करते हो, किसी के डाटाबेस के अंदर जाते हो और वहां से वो मूवीज़ को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सारी की सारे अलग अलग सर्वर्स होते हैं। तो जैसे हम कभी आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी अच्छी टर्म्स आती हैं ये। तो वही है, वर्ड प्रोसेसिंग इज टिपिकली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन टास्क, नॉट अ सर्वर फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली क्लाइंट साइड, जैसे आप आपका कंप्यूटर है उसको क्या बोलते हो, क्लाइंट साइड बोलते हो। और जो रिमोटली, मतलब जो इंटरनेट की हेल्प से आप एक्सेस करते हो, उसको सर्वर बोलते हैं ना। और सर्वर क्या होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपने याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि क्लाइंट के बारे में एक चीज पूछी जाती है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए, याद रखना है। क्लाइंट, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा मोबाइल आ गया, मुझे एक मूवी डाउनलोड करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को कि मुझे ये मूवी दे। तो रिक्वेस्ट कौन करता है, बेसिकली क्लाइंट करता है। किसके लिए, बेसिक किसी भी सर्विस के लिए। और दूसरा आता है हमारे पास सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या करता है, सर्वर बेसिकली हमारा फुलफिल करता है, फुलफिल माई रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी मैंने रिक्वेस्ट दी होती है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट देगा, उसको फुलफिल कौन करेगा, उसको हमारा सर्वर फुलफिल करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एक और जैसे एग्जाम में पूछी जाती है कि मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, ऑन अ नेटवर्क, तो वो कौन होता है, बेसिकली वो हमारा सर्वर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, क्योंकि देखो जो हमें सर्विस दे रहा है ना, वो ही सबसे पावरफुल होगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो हमें सर्वर सर्विसेज कौन देता है, सर्वर देता है। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कौन हुआ, हमारा सर्वर हुआ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है ये सारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फिल इन द ब्लैंक, कंट्रोल द क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो जो क्लाइंट के कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उनको कौन एक तरीके से कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्योंकि इसका नाम क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर। ठीक है, क्लाइंट का मतलब क्या हुआ, कि वो हमारा कंप्यूटर है ना। हमारा इन द सेंस कि वो क्या है, मेरा कंप्यूटर है, माई पीसी। तो माई पीसी के अंदर हम क्या चलाते हैं सर, हम उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि जो रिसोर्स मैनेजर होता है, रिसोर्स मैनेजर का मतलब है कि आपकी जो मेमोरी है, चाहे आपका सीपीयू है, चाहे जो आपके अदर डिवाइसेस है, उनका मैनेजर कौन होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऐसे लिख लेना आप, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर, या फिर मैनेजर की तरह आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, रिसोर्स मैनेजर, कि रिसोर्स को मैनेज करता है ना, रिसोर्स मैनेजर फॉर मेमोरी। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होगी, इसके अलावा कोई भी आपका डिवाइस हो गया, और इसके अलावा मान लेते हैं कोई आपका सीपीयू वगैरह हो गया, है ना, एक्सेट्रा। इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और चीज पूछी जाती है कि बताओ कोर कंपोनेंट कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हु इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है ना, ये कौन होता है, ये हमारा सर कर्नल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो पता नहीं एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, आपने नोट करके लिख लेने हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, इंटरनेट अलो यू, इंटरनेट की हेल्प से आप क्या करते हो, बेसिकली ईमेल भी सेंड कर सकते हो, वेब पेजेस भी देख सकते हो, कंट्रोल कनेक्ट भी कर सकते हो अलग अलग सर्वर के साथ। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली बस वही चीज थी। और बेसिकली इंटरनेट के लिए अगर पूछा जाए, तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, तो आपने देख लेना है इसको, कि सर जो इंटरनेट का हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है,
ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है हमारा, बेसिकली हम बताएंगे वो कौन सा होता है सर, टीसीपी आईपी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, नोट कर लेना आपने कि इंटरनेट का क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं हम, टीसीपी आईपी हम यूज करते हैं। और अगर हम इंटरनेट की ही बात करें तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो इंटरनेट का ओरिजिनेटेड, मतलब बेसिकली जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था वो कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो ये सबसे पहले इंटरनेट का प्रोजेक्ट क्या नाम था उसका, आर्पानेट। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है आर्पानेट के बारे में। इसकी फुल फॉर्म पता नहीं काफी बार पूछी गई है, इसको हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसको आप लिख लेना अच्छे ढंग से, प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट से क्या बन जाता है, नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसकी फुल फॉर्म थी। और आर्पानेट कब आया था, ये बेसिकली 1969 में आया था। जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपने सारे नोट करके लिखने हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है, हाँ, फिर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट। जो आपके बिलिंग अकाउंट होते हैं ना, अगर आपको उसका ट्रैक रखना है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। तो देखो, बिलिंग के लिए आप किसका यूज करोगे, बेसिकली आप किसी ना किसी एक्सेल फाइल का यूज करोगे, है ना। एक्सेल फाइल के अंदर आप क्या करते हो, जैसे नाम लिखते हो कि मान लेते हैं ये सीरियल नंबर आ गया, ठीक है, ये नेम ऑफ द पर्सन आ गया, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये उसका अमाउंट आ गया। तो इसके लिए आप कौन सी, देखो कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहे हो, सर हम एक स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हैं। स्प्रेडशीट कौन सी प्रोग्राम होते हैं सर, जो डाटा स्टोर करते हैं, डाटा किस किस फॉर्मेट में बेटा स्टोर करते हैं सर, वो रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में डाटा स्टोर करते हैं। और रोज एंड कॉलम से मिलकर हमारा क्या बनता है सर, हमारा टेबल बनता है। और टेबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेबल रिप्रेजेंट करता है हमारा स्प्रेडशीट को। ठीक है, और स्प्रेडशीट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्प्रेडशीट के एग्जांपल कौन कौन से हैं सर, हमारा एक्सेल हमारा क्या बन गया, एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम बन गया। ठीक है, और अगर मैं यही चीज पूछ लूं कि आपका ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स जो आपका एक तरीके से स्प्रेडशीट है वो कौन सी है, ओपन सोर्स जो आपकी स्प्रेडशीट है सर, आप बोलेंगे उसका नाम था कैल्क। ठीक है, कैल्क करके है उसका नाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा स्प्रेडशीट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपको डाउट रहता है या कुछ और रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बाकी पूछ लिया करो। बाकी स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल जैसे एक्सेल आ गया, और वैसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो लोटस 1 2 3 है, ये भी क्या है, ये भी सर हमारा स्प्रेडशीट का ही एग्जाम्पल है। मतलब वो भी डाटा किसमें स्टोर करता होगा, टेबल की फॉर्मेट में, या फिर रोज एंड कॉलम में वो अपना डाटा स्टोर करता है ना। बाकी हमें पता है एक्सेल के हेल्प से हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। बाकी तो जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या आता है, बेसिकली हम क्रिएट करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एमएस वर्ड और बेसिकली नोटपैड का यूज करते हैं। कई बार ये पूछा जाता है मेन काम क्या होता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग का मेन काम क्या होता है, कि जो भी टेक्स्ट वगैरह होते हैं उनको मैनिपुलेट करना, ये करना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, ये किसका काम होता है, बेसिकली जो हमारे पास डिजाइनिंग करते हैं ना हम, हाई क्वालिटी प्रिंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम डीटीपी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना आप, ये काफी बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में। डीटीपी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं डिजाइनिंग। ये क्या काम करता है, डिजाइनिंग हाई क्वालिटी प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये कौन काम करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। ठीक है, जो हमारे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन था ना, वो काम क्या करता है, डीटीपी का काम करता है। मतलब क्या करता है, हाई क्वालिटी अगर आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो कैसे करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिकली बोला जाएगा, तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीटीपी, है ना। डीटीपी क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर जैसे एडोब का काफी बार पूछा जाता है, एडोब का इन डिजाइन करके आता है एक, एडोब इन डिजाइन करके आता है। बाकी अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो एम एस पब्लिशर, ठीक है, एम एस पब्लिशर करके आता है। सर ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के एग्जाम्पल हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग में हम करते क्या है, डिजाइन करते हैं हाई क्वालिटी प्रिंट डॉक्यूमेंट। जैसे मान लेते हैं मुझे अपने मान लेते हैं मैं कल को अपनी बुक बना रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए उसके लिए, एक हाई क्वालिटी क्या चाहिए, एक मतलब जो हम बोलते हैं ना एक तरीके से, मुझे एक डिजाइन चाहिए। तो वो डिजाइन हम किससे करवाएंगे, हम एम एस पब्लिशर से करवाएंगे या फिर एडोब के इन डिजाइन से कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स होती हैं, काफी अच्छी टर्म्स होती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज ही है सारी की सारी।
तो इसलिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी स्प्रेडशीट का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या काम करता है। तो और जैसे यहाँ पे लास्ट में दे रखा है चौथा ऑप्शन वेब ऑथरिंग। तो वेब ऑथरिंग का काम क्या है, बेसिकली अगर हमें क्रिएट करनी है वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML, तब हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आपको इसके एग्जांपल लिखनी हो तो आप इसको लिख सकते हो, जो लास्ट लास्ट ईयर में पूछे गए थे, यहाँ पे तो नहीं है। एक एग्जाम हुआ था 2-3 साल पहले, वहां पे पूछे गए थे कि जो आपके पास है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको वेब ऑथरिंग करनी है तो उसके टूल्स कौन से हैं। वेब ऑथरिंग, वेब ऑथरिंग इसके टूल कौन कौन से होते हैं। और वेब ऑथरिंग मैंने आपको बता ही दिया है क्या काम करते हैं। बेसिकली हम सर इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रिएट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, या फिर इसको आप क्या बोल देते हो, HTML डॉक्यूमेंट को सर हम वेबसाइट अपनी बना रहे हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, वेब ऑथरिंग करते हो। और वेब ऑथरिंग को बेसिकली होता क्या है, इसको कौन से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कौन से प्रोग्राम का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली सर हम एडोब का यूज कर लेते हैं। एडोब का कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एडोब का ड्रीम व्यूअर करके एक आता है, ठीक है। काफी बच्चे जो यूज करते होंगे, जो उसमें जाते हैं ना, केवल मतलब वेब डिजाइनिंग का कोर्स परचेज करते हैं और उसको सीखते हैं। तो कई बार वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं आप एडोब का ड्रीम व्यूअर एक प्रोडक्ट आता है, उसको आप परचेज करो और उसको यूज करो। क्योंकि उसकी हेल्प से वो क्या करवाते हैं, बच्चों को HTML लैंग्वेज वगैरह सिखाते हैं इजीली, है ना। उससे क्या करते हैं, बेसिकली वो कोड वगैरह बताते हैं कैसे कैसे कोड करना है, क्योंकि उसमें आधी चीजें ऐसी होती हैं वो आपको ऐसे ही समझा देता है वो ड्रीम व्यूअर, ठीक है। तो काफी पॉपुलर है, ये एग्जाम पूछा जाता है। तो बस यहाँ पे यही चीजें थी जो एग्जाम पूछी गई थी। बाकी तो ये स्प्रेडशीट लाइक एक्सेल डिजाइन फॉर न्यूमेरिकल एंड डाटा कैलकुलेशंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है वो आपके मन में, वो मुझे पूछ लिया करो, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट मिसमैच हो जाते हैं तो उसके अलावा जो उनको पॉइंट आउट कर दिया करो, ताकि जो है और भी बच्चे हैं वो भी इसको देख पाए कि नहीं, कुछ जो इन्फॉर्मेशन मतलब कोई चीजें होती हैं जो बीच में रह जाती हैं फिर हमने उसको कन्वे किया होता है। जैसे कल भी एक बच्चे ने बताया था कि इसमें सर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें 260 करेक्टर्स चलते हैं। और मैंने एक्चुअल में जब हम बता रहा था मैं उस टाइम पे, तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा वर्ड होता है उसमें 255 करेक्टर्स चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं विंडोज 98 के टर्म में बता रहा था उस टाइम पे, तो उसमें 255 जो करेक्टर लिमिट जो एग्जाम में पूछा गया था उसके रिगार्डिंग बता रहा था मैं तब। पर जो अब था तो वहां पे 260 करेक्टर्स तक लिमिट हो गई है, तो वो आपने ये भी नोट करके लिख लेना है। काफी अच्छा ये पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है मन में तो मुझे पूछ लिया अगर आप नीचे कमेंट्स में।